हेलो एवरीवन, आई एम दिशा बाजनी एंड इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट 2024। देखिए, एक ही वीडियो में सारे में 2024 के क्वेश्चंस कवर करना तो बहुत ही मुश्किल है, बट आई हैव पिक्ड अप फ्यू क्वेश्चंस और उसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। बट तब तक के लिए स्टे ट्यून। मेरा आप सभी से यही एडवाइस रहेगा कि आप जितना हो सके क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, सैम्पल पेपर्स लगाइए। रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी, बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी अच्छे से रीड करिए। बट अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं तो बेटा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि देखिए, हम जब भी क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें अपनी असलियत पता चलती है, राइट। हमें पता चलता है हमें कितना कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में आया है, हमारे माइंड में रिटेन हुआ है। अगर क्वेश्चंस हमारे सही निकलते हैं तो वो हमें कॉन्फिडेंस भी देते हैं, और अगर वो कहीं गलत निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड से जा चुका है, राइट। तो हमें उसको रिवाइज करने का मौका मिलता है, मतलब प्रॉपर आपका जो ब्रेन का जो यू नो एक्सरसाइज हो जाएगी, प्रॉपर एनालिसिस हो जाता है पीवाईक्यू सीरीज सॉल्व करने से। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस लेंगे। सो यस, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। और जो लिस्ट वन है इसमें बैक्टीरियाज के नाम है, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। और जो लिस्ट टू है बेटा, उसके सामने प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। तो आपको मैच करना है कि कौन से बैक्टीरिया कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर उस मैचिंग के बाद आपको यहाँ पे ये जो फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सिलेक्ट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की बात करें तो बेटा वो ब्यूटाइरिक एसिड बनाते हैं, राइट। वो क्या बनाते हैं? ब्यूटाइरिक एसिड, ये हम सभी को पता है, मतलब हम सभी एज इन जिसने बायो पढ़ी है। अगर हम बात करें सेकेरोमाइसिस सेरेविसी की तो बेटा ये इथेनॉल बनाता है, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है इथेनॉल होता है। और अच्छा, देखिए मैं आपको एनसीईआरटी हाईलाइट दिखा देती हूँ। ये देखिए, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, बेटा ये बना रहा है ब्यूटाइरिक एसिड, राइट। सेक्यूरोमाइसिस सेरेविसी मतलब ईस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपका इथेनॉल, ठीक है। तो ये आपका ब्यूटाइरिक एसिड बन रहा है, यहाँ ये इथेनॉल बन रहा है। और कौन से बैक्टीरिया थे? और थे ट्राइकोडर्मा एंड, हाँ तो देखिए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या बना रहा है बेटा? ये बना रहा है साइक्लोस्पोरिन ए। तो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या हो गया हमारा? साइक्लोस्पोरिन ए हो गया। अब स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बेटा ये जो बचा हुआ है वो बना रहा है स्ट्रेप्टोकोकस। और यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज ये प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो कि बेटा यूज होता है एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट्स जमा हो जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए बेटा ये स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज होता है, ठीक है। तो ये किसके क्योर में यूज होगा? हार्ट अटैक वगैरह के, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो कौन सा हो गया? ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। सो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट वन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बेटा जेनेटिक्स चैप्टर में से। सो क्वेश्चन बेटा ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मैंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, मेरा बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इधर उधर की बुक्स ना पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस रखें। उसका रीजन ये है बेटा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आ रहे हैं, इसीलिए मैंने हर आंसर के एक्सप्लेनेशन में एनसीईआरटी के हाइलाइट्स डाले हैं। देखिए, मुझे खुद भी नहीं पसंद बहुत ज्यादा पढ़ना, इतना है कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो लेट्स रीड दिस दीज स्टेटमेंट।
ए बेटा बोल रहा है आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रेसेसिव। ठीक है, मतलब अगर कोई एक पेयर है तो उसमें से एक डोमिनेंट है, दूसरा रेसेसिव है। दूसरा बोल रहा है एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर्स एज सच इन F2 जनरेशन। मतलब जो एलील्स हैं वो किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं देते हैं, और जो दोनों ही कैरेक्टर्स हैं वो F2 में आते हैं। क्या ये बोलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? हम्म, देखिए ये तो मुझे ठीक लग रहा है। अब ये जो है ये मुझे गलत लग रहा है। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स एंड इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स। तो बताइए बेटा इसका, नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स ऑब्वियसली भाई फैक्टर अकर इन पेयर, जब तक ये नहीं पता चला था कि ये जीन्स होते हैं क्या होते हैं तो उनको फैक्टर्स ही बोला गया था, राइट? सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ the discrete unit controlling a particular character is called factor। अभी मैंने आपको बताया कि भाई जब नहीं नाम दिए गए थे एलील्स वगैरह तो उनको बोला गया था कि भाई ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर ही जो हैं जो पास हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, नाउ the expression of only one of the parental character is found in monohybrid cross। क्या ये सही है आपका? यस yes। अब देखिए यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, ये भी मैंने एनसीईआरटी के हाइलाइट्स लिए हैं, तो ये एनसीईआरटी में ही गिवन है, ये जो पूरा स्क्रीनशॉट है वहीं से लिया गया है। तो फैक्टर्स ऑब्वियसली ये पेयर में आकर होते हैं, यही ये वाला स्टेटमेंट था। ठीक है, ये किस में होते हैं बेटा? पेयर में होते हैं। नाउ नेक्स्ट, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड द अदर रेसेसिव। देखिए ये भी एक वाली चीज आ गई। ठीक है, चलिए, और जब भी हम मोनोहाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं, जब टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया था, मोनोहाइब्रिड ही तो हो गया। क्यों हो गया मोनोहाइब्रिड? क्योंकि एक ही कैरेक्टर लिया है। तो बेटा क्या आया था, सारे ही जो थे वो टॉल अपीयर हो रहे थे, राइट? तो एक ही पैरेंटल कैरेक्टर अपीयर हो रहा है ना आपको, एक्सप्रेशन किसका हो रहा है? एक ही का हो रहा है। बट जो स्मॉल वाला है, जो डॉट वाला फैक्टर है, वो तो एलील्स में है ना, जो कि रेसेसिव है, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, वो तो अंदर की बात हो गई। यहाँ पे क्या पूछा है बेटा? एक्सप्रेशन पूछा है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पैरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो यस, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। So answer 4 will be the correct answer. All right. Now let's move forward towards the next question, which says in the given figure which component has thin outer wall and highly thickened inner wall। तो भाई आपको बताना है कि किस कंपोनेंट के पास थिन आउटर वॉल होती है और थिकन इनर वॉल्स होते हैं। ये आपको पूरी फिगर दी हुई है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए बेटा ये फिगर है किस, कमेंट करिए किसकी फिगर है ये? स्टोमेटा की फिगर है। स्टोमेटास क्या होते हैं बेटा? जैसे हमारे नोज होते हैं, हम नोज से गैस एक्सचेंज करते हैं, राइट? सिमिलरली ये प्लांट्स की नोज होती है। बस फर्क इतना है क्योंकि पूरी बॉडी पे नोजेस होती है, आई मीन टू से पूरे बॉडी पे उनके स्टोमेटा होते हैं, और जो लीव्स पे होते हैं वो स्टोमेटा का नंबर सबसे ज्यादा होता है। स्टेम पे भी होते हैं बट बहुत कम नंबर में होते हैं। सो स्टोमेटा है ये बेटा। चलिए इसकी भी हम एनसीईआरटी से देखते हैं। यस, तो देखिए सीधे एनसीईआरटी की लाइन से उठ के क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार। देखिए गार्ड सेल यहाँ पे है। यस, गार्ड सेल possesses क्लोरोफॉर्म। ओके, तो अगर आप देखेंगे आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिन एंड इनर वॉल्स आर हाईली थिकेड। तो देखिए यहां से ये पूरा ले लिया गया है, मतलब गार्ड सेल इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा कौन से है गार्ड सेल? सी है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सी इज द करेक्ट। गार्ड सेल्स जो आपको दिख रहे हैं ये किडनी शेप सेल्स, ये बेटा जब भी गैस बाहर जाती है तो ये ओपन हो जाते हैं, या बाहर से कोई चीज अंदर आती है तो ओपन हो जाते हैं फिर क्लोज हो जाते हैं। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, पोटेशियम आयन इसको रेगुलेट करता है। अम, तो गार्ड सेल जो होते हैं वो जनरली किडनी शेप्ड होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, बट ग्रासेस में ये डम्बल शेप हो जाते हैं। आपको दिख रहा है, ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है इसमें। तो ये डम्बल शेप हो जाते हैं, ये भी एक ध्यान देने वाली चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर था सी, दैट इज गार्ड सेल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सॉरी, यस,
ये ज्यादा ही आगे चला। यस, type of conservation in which threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called। बेटा इसमें बोला गया है कि आप इसमें से ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सीटू कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ कंजर्वेशन है जिसमें कि जो थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं। बेटा थ्रेटेंड स्पीशीज कौन सी होती है? जिन स्पीशीज को खतरा है, मतलब जो एंडेंजर्ड हो रही हैं, जिन स्पीशीज के नंबर को खतरा है, जिन स्पीशीज का नंबर कम हो रहा है, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एक स्पेशल सेटिंग में रखा जाता है, जिनकी प्रॉपर देख रेख होती है, गवर्नमेंट उनका ध्यान रखते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, जूलॉजिस्ट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं जो उनका चेकअप करते हैं। ठीक है, तो इतनी उनको स्पेशल केयर मिलती है। तो ये कौन सा टाइप का कंजर्वेशन है? तो देखिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड तो होगा नहीं, इट डजंट मेक एनी सेंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा ये भी नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है बेटा? वो डेवलपमेंट, वो हमारे अप्रोचेस जो हम आगे आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करते हैं। तो ये डेवलपमेंट का वो है, तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। हालांकि अगर हम बात करें कंजर्वेशन, तो हम ये कर तो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ही रहे हैं, राइट? बट सस्टेनेबल वोंट बी दी अप्रोप्रिएट टर्म फॉर दिस। तो ये भी नहीं होगा। इन सीटू बेटा, इन सीटू का मतलब होता है कि उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उनकी केयर होती है। यहाँ पे हम बाहर ले जाके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये भी नहीं होगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो सकता है, उसका रीजन ये है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बेटा वैसे तो XC2 है, बट अगर यहाँ पे XC2 होता तो हम XC2 ही लेते। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में XC2 जो है ये आएगा। अब बायोडाइवर्सिटी में XC2 भी आता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, XC2 भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर आता है। दैट इज वाई आंसर 4 इज द करेक्ट वन, और बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। अब देखिए हमें चारों ऑप्शन को देख के एलिमिनेट करना होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल केयर उनको मिलती है, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क हुआ, बॉटनिकल गार्डन हुआ, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये सब जो आप देखते हो ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। अब अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, फिर से इन्होंने एनसीईआरटी से ही उठा के दे दिया। अब देखिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कोई साइड बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ मैं इतना जरूर बोलूंगी बेटा, अगर किसी भी बुक में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप क्वेश्चन जरूर लगाइए। कोई भी सैंपल पेपर है आप वो जरूर लगाइए, चाहे वो किसी भी बुक के हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, बट इधर उधर पढ़ना आई थिंक अभी इस टाइम पे आप रोक दीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम कि यहाँ पे आप सारी चीजें अपने अंदर समाओ, राइट? तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, केवल एनसीईआरटी पढ़ो और जितने क्वेश्चन हो सके उतने सॉल्व करो, डेली क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर। अब देखिए यहाँ पे दो फिगर दी हुई है, ए एंड बी, राइट? तो अब इसमें आपको इनकी ओवरी की पोजीशन, ओवरी क्या है, ये है। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, मतलब किस तरह से ओवरी के रेस्पेक्ट में अटैच है, तो उसके बेसिस पे आपको ये बताना है। और यहाँ पे ये देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें ये टाइप्स ऑफ मतलब फ्लावर दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे पेरीगाइनस, एपीगाइनस, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस। तो इसमें से कौन सा है? तो चलिए चलते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम की तरफ। तो बेटा ये चारों डायग्राम है, जिसमें देखिए ये ओवरी क्या है, ये सुपीरियर पोजिशन पे है, राइट? ये सुपीरियर पोजीशन पे, इसको हाइपोगाइनस बोला जाता है। और ये बेटा किस में होता है? मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में होता है। इसके एग्जाम्पल ये रहे। ठीक है, अगर हम बात करें ये इंफीरियर, आप देख सकते हो ओवरी अंदर मतलब अंदर की साइड है। ये जनरली किस में होता है? आप कुकुम्बर में देख सकते हो, राइट? तो ये क्या है? ये इंटीरियर ओवरी है। अब देखिए ये कुछ जो ओवरीज होती है बीच में होती है, सेंटर में होती है, जैसे कि प्लम, रोज, पीच। ठीक है, इन सब में। तो ये क्या है बेटा? एप्टिगाइनस है, राइट? सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, पेरी सॉरी पेरीगाइनस है, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। ओके, तो ये दोनों ही क्या है बेटा? पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। ये जिसमें सुपीरियर होता है वो क्या हो सकता है? हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब सबसे ऊपर है, ओवरी ऊपर है इसकी। इंफीरियर में मतलब क्या हो जाता है? एपीगाइनस।
ठीक है, मतलब नीचे है उसकी ओवरी, और जो सेंटर में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिगाइनस। ऑलराइट, पेरिगाइनस। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। और मतलब आपको बताना है, यहाँ पे कॉजेज दिए गए हैं, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, को एक्सटिंक्शन, म्यूटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे माइग्रेशन। अब आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बताइए भाई कौन सा होता है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, राइट? क्या को एक्सटिंक्शन हो सकता है? हम्म, हो सकता है या नहीं हो सकता है? चलिए एनसीईआरटी को देखिए, यहाँ पे सीधा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर पे हम चले गए क्लास 12 में। यहाँ पे आपको कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस दिया हुआ है। 4 मेजर कॉजेज हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इविल क्वार्टेट बोलते हैं। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, राइट? तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, मतलब कि कोई बाहर से कोई स्पीशीज आ रही है और वो अंदर आके तहलका मचा रही है। इट माइट बी द रीजन कि वो उसके रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है, जिसकी वजह से जो वहां की जो नेटिव स्पीशीज हैं, जो वहां पहले से ही रह रही हैं, उनको खाना कम पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। मतलब वो उनको या तो डैमेज करी, किसी भी तरह से उनको थ्रेट कर रही है। जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कैरेट ग्रास का, लैंटेना का एंड वाटर हाइसिंथ का। जैसे वाटर हाइसिंथ ने क्या किया था, जब जो वो हुआ था टेरर ऑफ बंगाल, तो उसने क्या किया था, जब वो एक्वेटिक बॉडीज में आ गया था ये इकॉर्निया प्लांट, तो उसने क्या किया था, सारी ऑक्सीजन खींचनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से जो बाकी जो लोग वहां पे रह रहे थे, एक्वेटिक फ्लोरा और फौना, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही थी, और वो लोग बेचारे मरने लगे थे। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो कहलाती है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ठीक, सो एक ये है, बट ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, को एक्सटिंक्शन, मतलब साथ में ही कुछ रह रही हैं, और जिसकी वजह से उनमें क्या हो रहा है बेटा, कंपटीशन सा पैदा हो रहा है ना। जैसे कि इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये सब क्या है, मेजर लॉस है, सॉरी मेजर कॉज है किसके, बायोडाइवर्सिटी लॉस के। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी आंसर, मतलब ए बी एंड डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इजी था, ये पूरा था। अब ये लाइन, अब आप देखिए, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। ऑप्शन है बेटा, डिफरेंशिएशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, टोटिपोटेंसी, माइक्रोप्रोपगेशन। बताइए भाई क्या है, मतलब वो कैपेसिटी किसी भी सेल में से प्लांट के, पूरा प्लांट हम जनरेट कर दें, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं? बताइए। नहीं बेटा, डिफरेंशिएशन तो वो होता है जब सेल्स इवॉल्व हो जाते, फॉर्म हो जाते हैं, तो उनको स्पेसिफाइड फंक्शंस उनका डिजाइन हो जाते हैं, फिर वो करने के लिए वो चले जाते हैं, मतलब वो करना वो स्टार्ट कर देते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा फ्यूजन होता है दो सेल्स का, ये भी। अब बताइए, टोटिपोटेंसी और माइक्रो प्रोपगेशन। अब इन दोनों में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये है तो बहुत इजी, पर इन दो टर्म्स में कंफ्यूजन हो गया। अब देखिए, टोटिपोटेंसी वैसे तो वो कैपेसिटी होती है प्लांट की, कि अगर आप उसका कोई भी पार्ट लो और लैब में ग्रो करो, तो वो पूरा ही प्लांट आपका जनरेट कर देगा। बट बेटा माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, एक मेथड है जिससे आप ये थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हो। बट यहाँ पे बात किसकी की गई है, कैपेसिटी की गई है। ठीक है, कैपेसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर 3 विल बी दी करेक्ट। अब ये देखिए, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में आप देखोगे कि टिश्यू कल्चर में यही होता है ना, कोई भी पार्ट ले लेते हैं जिसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं, और उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है, ये पूरा प्लांट जनरेट कर दे। इस लाइन को पढ़िए, ये पूरी लाइन उठा के एनसीईआरटी ने ऐसे ही डाल दी है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी उन्होंने, सीधे सीधे बीच बीच में से लाइंस उठाई हैं एनसीईआरटी की, और ये क्वेश्चंस बना दिए। चलिए, और ये जो मेथड होता है, तो ये कहलाता है माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, तो सिर्फ बहुत ही 19-20 वाला फर्क है। चलिए,
आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोल रहा है दी लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। अब जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ मीडियम में, वो किस की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है? ऑप्शंस है परमिएज, पॉलीमरेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज या फिर एसिटाइलेज। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी है। किसी ने अगर लैब कॉपरॉन वाला वीडियो ना देखा हो तो आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस में। तो यस, चलिए भाई एनसीईआरटी की हाइलाइट्स पे चलते हैं। तो ये जो लैक ऑपेरॉन है, बेसिकली बेटा ये सिस्टम ऑफ जीन्स है जो कि इसमें बहुत सारे मतलब चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि प्रमोटर भी इन्वॉल्व होता है, रेगुलेटरी जीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट करके एक प्रॉपर फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लैक्टोपेरॉन की बात करें, तो ये जो पूरा सिस्टम होता है ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है, जिसकी वजह से जो लैक्टोज है वो मेटाबोलाइज हो पाता है। अब इसी में बेटा इसके ही लैक्टोपेरॉन में ही एक रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, ठीक है, और उनके पास ये स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जैसे कि ZYA। तो इसमें से जो परमीज होता है, जो ZYA है, वो कुछ कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, वो ट्रांसक्राइब करते हैं, कुछ कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं। तो ये जो वाई जो होता है इनका स्ट्रक्चरल जीन, ये करता है परमीज को। तो ये जो परमीज क्या करता है बेटा, ये परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से ये इसी के एक्शन की वजह से बैक्टीरिया ट्रांसपोर्ट हो पाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से जेनेटिक्स में से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द थ्री रीजंस इन डीएनए एंड दीज आर विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम है। भाई बहुत ही इजी है, इसको तो मतलब देखते ही आपको बता देना चाहिए। तब बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आपको बताना है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसके कौन से थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। भाई इट इज वेरी वेरी इजी। अब बोलोगे मैम इतने इजी क्वेश्चंस आपने क्यों डाल रहे हो वीडियो में? बेटा इस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। और दूसरी बात, ये पूछे गए हैं, ठीक है, मैंने अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाए। सो अगर आप देखोगे, प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ये देखिए, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ये तीन क्या होते हैं, इसके थ्री रीजंस होते हैं। ऑलराइट, सो वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते, देखो इसी में से ही आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इज एन एग्जांपल फॉर। तो भाई बताइए, अगर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन रहा है किसी भी फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल से, तो वो किसका एग्जांपल है? डी डिफरेंशिएशन का, मैच्योरेशन का, डिफरेंशिएशन का या री डिफरेंशिएशन? बताइए। एनाटमी आ गई अब। तो चलिए, इसको समझने के लिए मैं आपसे बात करती हूँ बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। आपको पता है जब प्राइमरी ग्रोथ होती है, जब भी रूट्स, जब भी सीड से, सीड के प्लूम्यूल से क्या किसका होता है, शूट सिस्टम का जनरेशन होता है, तो वो क्या होगा, आपका डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो गया, है ना। रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है, ठीक है। तो वो किसके एग्जाम्पल हो गए, डिफरेंशिएशन के हो गए। तो डिफरेंशिएशन तो होगा ही नहीं इसका आंसर। अगर हम बात करें मेच्योरेशन, ठीक है, मेच्योरिटी आ रही है, इट वॉन्ट बी दी करेक्ट, करेक्ट टर्म। डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। अब देखो डिफरेंशिएशन का मैंने बता दिया, जो पहला मतलब वो जो होता है, जैसे कि बताया हमने क्या, सीड से अगर शूट एंड रूट बन रहे हैं, तो ये किस प्रोसेस में आ गए, डिफरेंशिएशन में आ गए। इसमें आ गए बेटा, ये डिफरेंशिएशन में आ गए। ओके। हम्म। अब इससे भी अगर कुछ बन रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे हम उसको, डी, सॉरी, डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। और अगर फिर दोबारा से हो रहा है डिफरेंशिएशन, फिर से बनने के बाद फिर से हो रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड री
डिफरेंशिएशन। ओके, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी आंसर वन, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ओके, ये जितना भी फेसिकुलर कैम्बियम वगैरह बनते हैं ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के एग्जाम्पल में आते हैं। और ये जो आपने देखा होगा, ये जो मस्कुलर बंडल्स होते हैं उनको ये जोड़ते हैं, एक एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में होता है ये क्या होता है, कैम्बियम होता है, दैट इज कॉल्ड कैम्बियम। ठीक है, और जब बहुत सारे बंडल्स का ऐसे जुड़ जाता है कैम्बियम, तो वो होता है क्या, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और चीज, ये जो अंदर वाला होता है दैट विल बी कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर, और जो ये जो होते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर। इंटरफेसिकुलर, और ये वाला जो होता है ये क्या होता है, इंट्राफेसिकुलर। एनीवेज, इतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहे अभी हम लोग। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन मैच दी फॉलोइंग, दो लिस्ट दी हुई है। ओके, तो ये बात है बेटा फंजाई की। अब इसमें एक लिस्ट में दिए हुए हैं फंजाई के नाम, जैसे कि राइजोपस, अस्टिलेग, अक्सीनिया एंड अगैरिकस, और दूसरे में उनके कॉमन नेम्स आप। तो भाई ये लिस्ट आपको मैच करनी है। ये भी बहुत इजी है, डायरेक्ट एग्जांपल उठा के मैच दी फॉलोइंग के टेबल में डाल दिए गए। तो देखो, एगैरिकस सभी को पता होगा, मशरूम को बोला जाता है, ये एडिबल है, कई लोग खाते भी हैं। मशरूम की सब्जी खाते हैं, पुलाव में डाल के खाते हैं मशरूम। अब बेटा जो पक्सीनिया है उसको क्या बोला जाता है, रस्ट फंगस बोला जाता है। अस्टिलेग को क्या बोला जाता है, स्मट फंगस बोला जाता है। और राइजोपस को क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। तो अब आप कर लो मैच अपने आप, इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा आंसर 3 बी करेक्ट। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। यस, मशरूम्स और ये इन सबको क्या बोला जाता है, एगैरिकस। ये बेसिडियोमाइसेटीज में आ जाते हैं। ओके, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तीनों तो देखो एक ही उसमें मिल गए, बस एक राइजोपस अलग से लिखा हुआ है, राइजोपस फाइकोमाइसेटीज का है, ब्रेड मोल्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी से, अगेन क्लास 12। सो क्वेश्चन सेज व्हाट इज द फेट ऑफ ए, क्या आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, ओके आई एम रीडिंग। व्हाट इज द फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली gene of interest which is transferred into an alien organism? Okay, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए, द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल। मतलब आपको बताना है उस डीएनए के पीस का फेट, मतलब उसका क्या होता है। जब हम देखिए क्या होता है कि प्लाज्मिड में हम एक डीएनए का जो पीस है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। बायोटेक में क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड होता है होस्ट का, उसमें हम किसी एक जगह पे ये एलियन डीएनए इंसर्ट करते हैं, एलियन डीएनए फ्रैगमेंट हम इंसर्ट करते हैं ना, तो उसका क्या होता है। हम्म, ये जो प्लाज्मिड का जो डीएनए होता है, ये हम इसका क्या होता है ये आपको बताना है। तो अब इसमें ऑप्शंस है, पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई, मतलब वो अपने आप से मल्टीप्लाई करता है इंडिपेंडेंटली। या ऑप्शन बी में दिया हुआ है ये इंटीग्रेट हो जाता है जीनोम के इसके रेसिपिएंट के जीनोम में। और जो सी है पॉइंट उसमें दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर इनहेरिट भी होता है, जैसे जैसे होस्ट डीएनए मतलब इनहेरिट करता है अपने डीएनए पे। मतलब इनहेरिट मतलब एक से दूसरे में पास, एक से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करता है। नाउ डी स्टेटमेंट बोल रहा है एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्या वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है क्रोमोसोम का, बेटा ये भी गलत है। इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अब बताइए भाई ये क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए फिर से आपको ले चलते हैं एनसीईआरटी हाईलाइट पे।
तो ये भी डायरेक्टली उठाया गया है। ये देखिए, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए? सो मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी able to multiply itself in the progeny cell, but when it integrates into the genome, it may multiply and inherit it along. This is because the alien piece of DNA has become part of chromosome which has the ability to replicate. समझ रहे हो, जब वो इंटीग्रेट हो जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई करता है और फिर उसके पास कैपेबिलिटी आ जाती है। तो आंसर वन विल बी दी करेक्ट वन, मतलब इंटीग्रेट होता है और फिर वो मल्टीप्लाई करता है लॉन्ग विथ होस्ट डीएनए। ओके, तो ये इंटीग्रल पार्ट नहीं होता भाई, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी इनअप्रोप्रिएट हो गया। ओके, और सॉरी, ये तो है ही गलत, इंडिपेंडेंटली तो करता ही नहीं, ये चीज गलत हो गई। चलिए, तो आंसर आंसर वन विल बी दी करेक्ट वन, बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी एनसीईआरटी हाईलाइट की जरूरत है। सो न्यूक्लियोलस बेटा हमें पता है, ये आरएनए सिंथेसिस करता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए को ये सिंथेसाइज करता है। वेरी इजी। अगर हम बात करते हैं सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल हमें किस तरह से दिखता है? सेंट्रियोल का बेटा कार्टवील टाइप का होता है, और ये किस में हेल्प करता है? सेंट्रियोल डिवीजन में हेल्प करता है, राइट। न्यूक्लियोलस किस में होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। हेरिडेटरी पार्ट होता है। तो ये तो आरआरएनए सिंथेसिस करेगा, सेंट्रियोल डिवीजन करेगा। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है बेटा, ये जैसे कि प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट प्लास्ट होते हैं, वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ये किस में हेल्प करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। जो गोल्जी एपरेटस है, वो किस में हेल्प करता है? साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ये क्या करता है बेटा? ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आंसर थ्री आप लगा लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच सेज स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। अब ये आ गया आपका सेल साइकिल क्लास 11। तो स्पिंडल फाइबर बेटा किस फेज में अटैच होते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से? काइनेटोकोर क्या होता है? जैसे कि ये क्या है आपका? क्रोमोसोम है। ओके, तो ये जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के, इनके ऊपर एक प्रोटीनेशियस डिस्क होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है बेटा? स्पिंडल फाइबर्स इससे अटैच होते हैं। अब वो किस फेज में होते हैं आपको पता ही होगा, फोर फेजेस होते हैं माइटोसिस के। प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का। मेटाफेज में क्या होता है? इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, यही तो होता है। तो किस फेज में होंगे? मेटाफेज में। और एनाफेज में क्या होता है? दोनों ही क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। टीलोफेज में फिर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग जाती है, ठीक है, दोबारा से वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो मेटाफेज विल बी द करेक्ट वन। अब यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, these structures serve as the site of attachment of spindle fiber to the chromosome. ओके, तो मेटाफेज यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि यहाँ से क्या होता है? कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द ऑपोजिट पोल। आप देख सकते हो इस तरह से, ये यहाँ पे इसके पूरा डायग्राम नहीं लिया है, बट इस तरह से देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। बहुत सारे क्रोमोसोम इस तरह से जितने भी होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। इनका जो काइनेटोकोर होता है वो स्पिंडल फाइबर जो पोल्स पे होते हैं। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से पोजीशन मतलब होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट लेसिथिन। Lecithin, a small molecular weight organic compound found in living tissues, is an example of। तो भाई आपको लेसिथिन के बारे में बताना है, और ये बताना है किसका एग्जाम्पल है। ये बायोमोलिक्यूल से है। ऑप्शंस में है आपके ग्लिसराइड्स, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स या फिर फॉस्फोलिपिड। तो भाई चलिए आपको लेके चलते हैं दोबारा से एनसीईआरटी हाईलाइट पे। तो यहाँ पे ये देखिए,
यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compound in them, और उनको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। और ये कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया लेसिथिन का, तो देखिए लेसिथिन लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं, तो ये क्या हुए, फॉस्फोलिपिड हुए, राइट। क्या हुए बेटा, फॉस्फोलिपिड हुए, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। सो आंसर 4 इज द करेक्ट वन, आंसर 4 इज द करेक्ट वन। ओके, yes, so that's it from my side. I hope you have enjoyed this video, और मजा आया होगा, यही होप कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट मैं आप लोगों से यही बोलूंगी बेटा, PYQ सॉल्व करो, एनसीईआरटी का सुबह शाम पाठ करो, सब अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, we will meet in the next video, till then bye bye, take care।